please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अगली खबर अमित सिंह ही दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली विधानसभा में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने से नाराज बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें टीपू सुल्तान को धर्म परिवर्तन कराने वाला शासक करार दिया गया है और साथ ही लिखा यह गया है कि टीपू सुल्तान की तस्वीर विधानसभा में लगने पर केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा की तरफ से इस तरह की पोस्टर दिल्ली में कई जगहों पर लगवाए गए हैं। तो आपको बता दें कि टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने को लेकर बीजेपी लगातार अब केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। सीधे तौर पर तेजिंदर बग्गा, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने कई जगह पर पोस्टर लगाए हैं जिसमें केजरीवाल सरकार की निंदा की गई है और उसमें टीपू सुल्तान का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया था और ऐसे शासक की तस्वीर कैसे लगाई जा सकती है, ये दलील बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। तो सियासत एक तरीके से इसको लेकर अब शुरू हो गई है। हालांकि इसके पीछे की तह तक अगर जाए तो सियासत शुरू तभी हो गई थी जब 20 विधायकों को निलंबित किया गया था और अब आशंका यही है कि दोबारा चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपनी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में भी जुट गई हैं। तीसरी पार्टी कांग्रेस भी इसमें शामिल है। टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद हो रहा है। विधानसभा में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमित, सियासत अब पूरी हो रही है, यानी किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा केजरीवाल सरकार के खिलाफ ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस छोड़ना चाहती है और अब तेजिंदर बग्गा काफी मुखर इसको लेकर पोस्टर्स तक लगा दिए हैं। जी बिल्कुल नवजोत, पोस्टर की राजनीति यहाँ हो रही है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बातचीत हुई है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का कहना है कि कर्नाटक में चूंकि जो आम आदमी पार्टी है वो चुनाव लड़ने जा रही है और इसीलिए मैसूर जो टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे उनका पोस्टर दिल्ली विधानसभा में इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। और उसको काउंटर करते हुए जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है वो तमाम सवाल, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है अरविंद केजरीवाल पर, तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो अरविंद केजरीवाल टीपू सुल्तान का पोस्टर इसीलिए लगवाएं क्योंकि वो कर्नाटक में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहीं वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं जिसका वो खिलाफत हमेशा से करते आए हैं। तो निश्चित तौर पे ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जी नवजोत, नजर बना रखिए, लौटेंगे आपके पास। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर है अरुण सिंह जो दिल्ली से दे रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी कंपनियों का एजेंट कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पूंजीपतियों का बगल बच्चा बन गए हैं। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री हाथ फैलाकर करे कि आइए हमारा देश आपके शोषण के लिए प्रस्तुत है आपके सामने, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। नई कंपनी बहादुर के सबसे बड़े एजेंट बनके पूंजीपतियों का बगल बच्चा बन गए हैं आप। जयपुर साहित्य उत्सव में कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। शशि थरूर ने नसीहत दी कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान और दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। शशि थरूर के मुताबिक मोदी देश के संविधान को पवित्र तो कहते हैं, लेकिन वो हिंदुत्व के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नायक के तौर पर भी सराहते हैं और ऐसे में संविधान और दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा साथ साथ नहीं चल सकती है। शशि थरूर ने आगे ये कहा कि हिंदुओं को उठ खड़े होने और ये समझने की सख्त जरूरत है कि उनके नाम पर क्या किया जा रहा है। एक राजनीतिक पार्टी हर लोगों से कह रहे हैं कि हम हैं असली हिंदू और अगर आप हिंदू हैं तो हमें वोट देना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की है। चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किए जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर पकौड़े बेचना नौकरी है तो फिर भीख मांगने को रोजगार के विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार नौकरियों के अवसर पैदा करने के मामले में पूरी तरह से विफल रही है, फेल हो चुकी है। चिदम्बरम ने आगे ट्वीट किया कि मुद्रा योजना में 43,000 का लोन लेकर एक आदमी को रोजगार देने वाला बनाने का दावा किया गया था, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता जिसने इतने निवेश में एक भी रोजगार पैदा किया हो।
ट्वीट में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है। ये चिदम्बरम ने ट्वीट किया। तो फिर भीख मांगने को रोजगार के विकल्प के तौर पर देखना चाहिए, ये भी चिदम्बरम ने ही ट्वीट किया है। चलिए, जीने के लिए भीख मांगने को बाध्य गरीब। दिव्यांग व्यक्तियों को भी रोजगार वाले व्यक्तियों के तौर पर गिन लेते हैं, ये चिदम्बरम ने ट्वीट किया है। उसने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो भी पकोड़े की बात भी कर रहे हैं। आजकल लोग पकोड़े बेचते हैं जब कुछ और नहीं मिलता करने के लिए तनख्वाह वाली रोजगार। अब सियासत इस पर हो गई क्योंकि चिदम्बरम के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने ट्वीट किया, लिखा, ईमानदारी से आजीविका कमाने वाले लोगों की तुलना भिखारियों से करके कांग्रेस ने एक बार फिर से देश के प्रत्येक गरीब मजदूर, किसान और कर्मयोगी का अपमान किया है। हैदराबाद से साक्षी दे रही बड़ी खबर, जहां एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या केस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ओवैसी के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ गवाह नहीं मिल रहे हैं। ओवैसी ने अयोध्या केस को लेकर आरएसएस को भी घेरा है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, फिर आरएसएस ने पहले ही इस बात की घोषणा कैसे कर दी कि 17 अक्टूबर 2018 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। ओवैसी ने आगे पूछा कि आरएसएस को यकीन कैसे है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। संघ परिवार तो अभी से कह चुकी है कि हम 17 अक्टूबर 2018 को मंदिर का काम शुरू कर देंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर बनाएंगे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले क्या आप फैसला लिखने वाले हैं? तो आरएसएस को फैसला कैसे पता? सवाल एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आरएसएस को मंदिर बनाने पर इतना यकीन कैसे है? इसी बात को आगे ले जाते हुए ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होने वाला है, क्या उनको पता है? क्या ये वो लोग लिख रहे हैं? इसको लेकर सवाल उठाए असदुद्दीन ओवैसी ने। राम मंदिर बनाने को लेकर ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। कहा कि आरएसएस को फैसला किस तरीके से पता? अरबों लोगों की इच्छा है कि भगवान राम जहां जन्म लिए थे उस जन्म स्थल पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने। अब ये जो भी विवाद हुआ है, तो हमारी सरकार भी चाहती है कि इसको कोर्ट के माध्यम से सुलझा जाए, और कोर्ट में सारी बातें हैं, और कोर्ट ने समय समय पर इस पर कुछ कहा जाए कि जो बहुमत का एक कह सकते हैं कि समाज के और ऐसे लोगों का जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है, जो हमारी भावना है, उस पर चोट ना पहुँचे, ये कोर्ट भी इसका ध्यान रखती रही है। तो एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण मुद्दे को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा ओवैसी ने। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर आरएसएस पहले से ही इस बात की घोषणा कैसे कर सकती है कि 17 अक्टूबर 2018 को राम मंदिर का निर्माण होगा। उत्कर्ष लखनऊ से बड़ी खबर दे रहे हैं। भारतीय समाज सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने न सिर्फ योगी सरकार पर बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इशारों में हमला किया है। वाराणसी में महाराज सुहेलदेव की जयंती पर राजभर ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। राजभर ने आरोप लगाया कि पहले 500 रुपए का भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब तो 5000 रुपए तक का हो रहा है। और इसी दौरान उन्होंने मोदी सरकार को भी घेरा है और कहा है कि दिल्ली की सरकार पिछड़े और गरीबों के बूते बनी है। अगर आपने उनसे वोट लिया है तो उन्हें अधिकार भी देने होंगे। राजभर ने योगी सरकार को धमकी दी है कि लोग मंत्रिमंडल से निकालने के नाम पर डराने की कोशिश करते हैं। वो किसी से नहीं डरते हैं और हमेशा अपना इस्तीफा अपने साथ लेकर चलते हैं। आपके पास अगर नौकरी देने की हैसियत नहीं है, ईटीसी और बीएड करके एमएड करके बेकार घूम रहे, संविदा पे हर क्लास में एक अध्यापक की नियुक्ति करो ताकि गरीब का भी बच्चा पढ़ना शुरू करे। खाने पर आप जाते हो, पिछली सरकार में 500 रुपया खाने पर लेते थे घूस, ये सरकार में 5000 हो गया। धमकी देते हैं लोग कि सरकार से निकलवा दूंगा। अरे धमकी देने वाले लोगों, तेरी क्या औकात? अंगद की तरफ पैर जमाया हूं, तेरी औकात रहेगी जो पर हटा दे। जम्मू से अगली खबर रिफत अब्दुल्ला दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जंगलों में भीषण आग लग गई और आग लगने की खबर के तुरंत बाद ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है।
फौरन आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग श्रीनगर के जबरवान रेंज के जंगलों में लगी है, जिसे बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में पहली बार कोई न्यूज़ चैनल का कैमरा या न्यूज़ चैनल की टीम खासतौर से रात को किसी फॉरेस्ट एरिया में पहुंची है, जहां पे भयानक आग लगी है। जबरवान हिल्स पे आप देख सकते हैं किस तरह की आग लगी, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहां पे पहुंची है रात के दौरान, और यहां आप देख सकते हैं कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। SDRF की टीम भी लगी है, लेकिन यहां पे ये वाइल्ड फायर है। काफ़ी सारा फॉरेस्ट एरिया जो है अपनी लपेट में ले लिया है आग ने। बहुत मुश्किल होता जा रहा है इस आग पे काबू पाना। हालांकि SDRF के लोग जो हैं यहाँ पे अपनी जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये आग बुझा रहे हैं। कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे फॉरेस्ट को बचाया जा सके। आप देख सकते हैं, इनसे मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा। थोड़ा क्योंकि आप बिजी हैं, मैं कहना चाहूँगा आपसे, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। अगर कोई इक्विपमेंट होता तो कितनी जल्द होता, फिर से फैल रही है आग। हाँ, अगर इक्विपमेंट होता बहुत जल्दी होता ये आग में, लेकिन ऐसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है आग पे काबू करने के लिए। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही वसी एरिया है। जबरवन पहाड़ियों में बहुत ही भयानक आग लगी है, और रात के दौरान न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुंची है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि राइट लेफ्ट आप दिखें, राइट वाला बुझा दिया, लेफ्ट वाले में फिर से आग लगी। राइट लेफ्ट ऊपर जो है फॉरेस्ट कवर पूरा जल रहा है, बहुत ऊपर भी फॉरेस्ट में आग लगी है हर तरफ से, क्योंकि लगातार ड्राई स्पेल चल रहा है। बारिश नहीं पड़ रही है, ना ही बर्फ़ पड़ रही है। यही वजह है कि ये जो घास है ये सूख गया है, और इसकी वजह से अब दरख्तों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। करोड़ों रुपए मालियत के पेड़ जो है वो जलकर खाक हो जाते हैं। हर तरफ से सफ़ापोरा में आग लगी, हाल ही में बांडीपोरा में लगी, उड़ी में लगी। तो एक तो ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं इन फॉरेस्ट्स में, या तो वो कोयले बनाने के लिए आते हैं, और आग जो लगती है उन्हीं की वजह से लगती है। कहीं ना कहीं इंसान की मुदाखलत इसमें है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। अगर वो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सॉइल कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट या फिर वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट लोगों की आवाजाही को रोकते, लोगों को यहाँ आने नहीं देते कोयले बनाने के लिए या लकड़ी काटने के लिए, तो शायद अभी SDRF या बाकी उन फॉरेस्ट के अमले को मैं फिर से दिखाना चाहूँ। आप देखिए, अमले को इस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप देख सकते हैं अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हमने भी आग बुझाई, यहाँ आके हमने भी काम किया, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है ये सब कुछ। पिछले 3 दिन से हिंसा की आग में जल रहे उत्तर प्रदेश के कासगंज में आज माहौल थोड़ा शांत है, और फिलहाल कर्फ्यू से भी छूट दी गई है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, और आम दिनों की तरह ही शहर में आवाजाही शुरू हो गई है। इससे पहले बताएं कि योगी सरकार ने हिंसा में जान गंवाने वाले चंदन गुप्ता के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतक चंदन गुप्ता के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। चंदन गुप्ता की कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा में मौत हो गई थी, और पुलिस के मुताबिक कासगंज हिंसा मामले में अब तक कुल 112 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 31 आरोपी हैं, जबकि 81 लोगों को एहतियातन गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु त्रिपाठी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्थिति अभी क्या है? कर्फ्यू में ढील तो दी गई है, लेकिन माहौल क्या शांत लग रहा है? जी, कर्फ्यू लगा नहीं था कभी। एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे आपको कि कासगंज में कर्फ्यू कभी नहीं लगाया गया। हालांकि कर्फ्यू जैसे हालात लगातार बनाए गए और दुकानें बंद कराई गई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, लेकिन कर्फ्यू घोषित रूप से नहीं लगाया गया, और हालात बहुत तेजी से सामान्य हो रहे हैं। आज यहाँ बाजार बंदी का दिन है, तो बड़ी दुकानें तो सारी बंद हैं, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं और उपयोगी दुकानें हैं, जरूरी दुकानें हैं, जैसे मेडिकल स्टोर हुआ और चाय पान की दुकानें हैं, ये सारी की सारी दुकानें खुली हैं। लोग अपने घरों से दूध लेने के लिए आज निकले, मॉर्निंग वॉक पर निकले, और मैदानों में खेलते भी लोग नजर आए। तो साफ साफ स्पष्ट दिखता है कि कासगंज अब सामान्य जिंदगी की ओर बढ़ रहा है। जी, नजर आप बनाए रखिए, यानी स्थिति थोड़ी सामान्य होती नजर आ रही है। भोपाल से मनोज शर्मा की खबर, जहां मध्य प्रदेश के पन्ना में बदमाशों ने पुलिस की वर्दी में बंदूक के जोर पर एक लड़की को अगवा कर लिया, और इससे पहले बदमाशों ने पुलिस को डायल 100 पर फोन करके बुलाया और पुलिस वालों को बंधक बना लिया, और फिर बंधक बनाए गए पुलिस वालों की वर्दी पहनकर बदमाशों ने एक लड़की को थाने बुलाने के नाम पर उसका अपहरण किया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फिर वहीं पहुंचे और पुलिस वालों की वर्दी और गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गए। बहुत ही नाटकीय ढंग से, फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने पहले पुलिस वालों की वर्दी उतरवाई, उनकी गाड़ी हाईजैक की और फिर लड़की को अगवा किया, और फिर वापस उसी जगह पर आए, उनकी वर्दी और गाड़ी वहां छोड़कर वहां से फरार हो गए। बंदूक के दम पर लड़की को अगवा किया गया। पुलिस की वर्दी में बदमाश आए थे और लड़की को अगवा किया। पुलिस की वर्दी में इस लड़की का अपहरण हुआ और वापस उसके बाद वर्दी और गाड़ी वहीं पर देकर वहां से फरार हो गए। पन्ना की यह घटना है।
पुलिस वर्दी में बदमाशों ने एक लड़की को अगवा किया। डायल 100 पर पहले फोन किया गया और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पहले पुलिस को ही बंधक बनाया गया, कपड़े उतरवाए गए, गाड़ी ली गई और फिर उसके बाद उन्हीं कपड़ों में उसी गाड़ी में बैठकर लड़की को अगवा किया।